Hello students, today we'll be starting with one of the most important lecture of this chapter. We'll discuss the practice problems part 2 on colligative properties. इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, better than before. स्टार्ट करते हैं अपन. सबसे पहला क्वेश्चन, एक theoretical question. Why is it advised to add ethylene glycol to water in car radiator while driving in a hill station? आप लोगों को पता है हिल स्टेशंस पे टेम्परेचर कम होता है, तो जब टेम्परेचर कम होता है तो वाटर बहुत जल्दी फ्रीज हो जाएगा कार रेडिएटर में और कार रुक जाएगी. तो ये जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इट एक्ट्स एज एन एंटी फ्रीज. ठीक है, इसका काम क्या होता है? इट लोअर्स डाउन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जैसे 0 डिग्री सेल्सियस था, जैसे ही मैं एंटी फ्रीज अगर डालूँ तो उसकी वजह से फॉर एग्जांपल -10 डिग्री सेल्सियस हो गया. तो मतलब जो वाटर पहले 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था वो -10 तक फ्रीज नहीं होगा. तो मतलब -10 पे फ्रीज होगा. तो -10 का मतलब क्या हो गया? लोअर टेम्परेचर हो गया. तो एंटी फ्रीज का काम क्या है कि वो क्या कर देगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम कर देगा. ठीक है, ईजी क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट बिल्कुल इसके जैसा ही है. सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड टू क्लियर स्नो फ्रॉम दी रोड्स. वाई? ये बाहर होता है, इंडिया में नहीं होता है ऑब्वियसली. बट ये सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड क्यों यूज होता है? अगेन दे विल डू द सेम थिंग बिकॉज दे दे lowers the freezing point of water leading to conversion. ठीक है, वो क्या करेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को क्या कर देंगे? अगेन कम कर देंगे. तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि स्नो वाटर में लेट कन्वर्ट होगा. तो ये जब हम यूज़ करेंगे तो ये क्या कर देंगे? रोड्स पे से स्नो को क्लियर कर देंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन. नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. मतलब किसकी बात हो रही है? KF की. ऑफ अ सॉल्वेंट विच हैज फ्रीजिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 200 जूल पर ग्राम. कहना ऐसे कि मेरे को TF नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, केल्विन में कन्वर्ट कर दो. अच्छा, जब भी चेंज लेते हो तब जरूरत नहीं है केल्विन या टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करने का, डिग्री को. लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर टेम्परेचर ले रहा हूँ तो मेरे को हमेशा उसको केल्विन में लेना है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हो गया? LV. यूनिट से भी दिख सकता है तुमको, 200 जूल पर ग्राम. LV क्या था? डेल्टा H/m होता था ना, M2 मास ऑफ सॉल्वेंट, वही है. तो कहना ऐसे मेरे पास सीधा फॉर्मूला था RF क्या होता था? जो अपना ये तो TF नॉट आ गया. अब अपन KF का फॉर्मूला क्या था? R TF नॉट का स्क्वायर होल अपॉन नीचे क्या आता था? मतलब डेल्टा H आता था, ऊपर M2 आता था, उसकी जगह हम LV लिख सकते थे N2 1000. R का वैल्यू क्या लेंगे? जूल में है वो वैल्यू, तो R का वैल्यू लेंगे 8.314 इंटू TF नॉट का स्क्वायर मतलब 293 का स्क्वायर होल अपॉन LV कितना दिया हुआ है? 200 इंटू 1000. इजी कैलकुलेशन है. बस एक काम करना पड़ेगा तुमको, 293 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा. ये 5 जीरो तो अलग कर दो, 293 का स्क्वायर निकाल दो और इसको तो 8.2 या 8.4 मान के 2 से कैंसिल आउट कर दो और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा. यूनिट देख लो क्या आ गया. इसमें यूनिट KF का क्या हो जाएगा? केल्विन पर मोलर होता है ना, केल्विन kg पर मोल, वो ही दिया हुआ है. आगे बढ़ते हैं अपन. If the boiling point of an aqueous solution containing a non-volatile solute is 100.15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, मतलब मैं पहले ही नोटेशन के थ्रू लिख दूं 100.15 डिग्री सेल्सियस. If the latent heat of fusion and vaporization of water are 80 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड 540 कैलोरी पर ग्राम, मतलब मेरे को क्या दिया हुआ है? LF का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 80 कैलोरी पर ग्राम. और LV का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 540 कैलोरी पर ग्राम. पिछले क्वेश्चन में भी आई थिंक शायद मैंने LV लिख दिया था, उसको LF कर देना. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ था, देख लेना वो तो. देन फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, मतलब मेरे को क्या निकालना है? TF निकालना है. सो कहना ऐसे कि मेरे पास इनकी टर्म्स में एक फॉर्मूला है. KF इज इक्वल टू व्हाट? KF हो जाएगा अपना R TF नॉट का स्क्वायर अपॉन LF इंटू 1000. और KB क्या हो जाएगा? KF KB का वैल्यू दिया हुआ है. KF KB की जगह KF KB का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ, उसकी जगह कुछ और करेंगे. इंटू R TB नॉट का स्क्वायर अपॉन
नीचे आ जाएगा LV इंटू 1000। अच्छा KF को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा TF अपॉन मोलैलिटी, और इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा TB अपॉन मोलैलिटी। डिवाइड कर दे दोनों को, क्या हो जाएगा, M से M कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा डेल्टा TF। डेल्टा TF का वैल्यू क्या है, डेल्टा TF कौन है, वाटर है साथ में, एक्वा सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, तो डेल्टा TF क्या होता है, TF नॉट माइनस TF। TF नॉट कितना, डिग्री में है सारी चीज़ें तो अपन भी डिग्री में ले लेते हैं, TF नॉट कितना होता है 0, ध्यान देना अच्छे से, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। माइनस क्या आ जाएगा TF ही तो निकालना है मेरे को, TF निकालना है, लिख देते हैं अपन, या भले एंड में भी डेल्टा TF निकाल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। नीचे क्या आ जाएगा 100.15, और वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट -100। समझ रहे हो ना, ये जो दिया हुआ है ये TB दिया हुआ है, लेकिन मेरे को यहाँ पे डेल्टा TB लेना है। एक्वस सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इज इक्वल टू R से R कैंसिल आउट हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, TF नॉट का स्क्वायर। TF नॉट का स्क्वायर मतलब किसका, अब जीरो मत लेना, यहाँ पे जीरो नहीं लोगे, TF नॉट और TB नॉट, मैंने बोला ना पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर ले रहे हैं तो केल्विन में लेना है, चेंज ले रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, चेंज अपन किस में ले सकते हैं, डिग्री में ले सकते हैं। TF नॉट कितना बोला मैंने अभी, 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब कितना हो गया 273 का स्क्वायर अपॉन ये LV ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, LV का वैल्यू कितना गिवन है 540, किसमें दिया हुआ है कैलोरी में, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नीचे वाला भी वैल्यू कैलोरी में है, वरना तो उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ता R की वैल्यू लेने के लिए, या तो मैं R की वैल्यू 2 ले लेता तो कैलोरी चलता मेरे को, लेकिन फिलहाल तो दोनों ही डिवाइड में है ना, तो कैलोरी लो या जूल लो फर्क नहीं पड़ता, अपॉन LF इंटू TB नॉट। LF कितना हो जाएगा, सॉरी T नॉट कितना हो जाएगा 373 का स्क्वायर इंटू LF कितना गिवन है 80। ठीक है, टिपिकल कैलकुलेशंस है थोड़ी सी, यहाँ से -TF दिख ही रहा है, नेगेटिव आएगा, मैंने बोला भी था वाटर होता है तो आंसर 0 डिग्री से छोटा आता है, तो देख लो नेगेटिव आ रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा 273 का स्क्वायर इंटू 540 अपॉन 80 इंटू 0.15। तो एक काम करो इस तरीके से लिख लो 373 का स्क्वायर, सॉरी 373 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल कैलकुलेशन करना है तुमको, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाओ, जैसे ये 3 से जा रहा है तो इसका भी कुछ ऐसा नंबर लेके आओ कि ये 3 से जाए, अभी तो नहीं जा रहा है, 1 से कम कर दो इसको, और इसको ऐसे सॉल्व कर दो 273 अपॉन 372 इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू ये 0 0 तो कटा, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, अपॉन 100 रहने दो, ये कैंसिल आउट हो रहा है 227, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है 27 इंटू 15/4 इंटू 100। सबसे पहले 3 से कैंसिल आउट करो इसको 91, इसको करो कितना आ गया 124, अभी और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, फिर से अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा और करना पड़ेगा तुम लोगों को, इसको जैसे अज्यूम कर लो 92 और इसको अज्यूम कर लो 125, फिर वहाँ से कैंसिल आउट करके चलो आंसर आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चलेगा, वैसे भी ऑप्शंस बहुत दूर दूर होंगे। आगे बढ़ते हैं। An aqueous solution of a non-volatile solute boils at 100.17 डिग्री सेल्सियस। अगेन सोल्यूशन के बारे में बात की है, मतलब TB दिया हुआ है 100.17 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट टेम्परेचर विल द सोल्यूशन फ्रीज, मेरे से फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, मतलब TF का वैल्यू पूछा है। ठीक है, ऐसा ये कंबाइंड क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में कि सेकंड और थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। क्यों कंबाइंड क्वेश्चन आ सकते हैं सेकंड थर्ड पे, क्योंकि उसमें मोलैलिटी होता है दोनों में कॉमन, तो अपन यहाँ से ये लिख सकते हैं ना एट व्हाट टेम्परेचर विल द सोल्यूशन फ्रीज, गिवन है मेरे पास Kb का वैल्यू है 0.512 और Kf का वैल्यू है 1.86। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, क्या मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, और क्या हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। क्या कर दो, डिवाइड कर दो दोनों को, मोलैलिटी से मोलैलिटी कैंसिल आउट, वैसे भी कोई मास के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं तो जाना ही था वो। डेल्टा TB मतलब कितना हो गया, डेल्टा TB डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 0.17 हो जाएगा, 100.17 माइनस 100, और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस TF निकालना है मेरे को, इज इक्वल टू KB का वैल्यू 0.512 और 1.86, इसको 0.51 मान के इसको काट दो 3, कितना आ जाएगा ये, तो TF विल कम, नेगेटिव है ना, -0.62 डिग्री सेल्सियस। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में आ सकते हैं, इसीलिए क्योंकि इजी कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर in order to produce a solution with 105 degree difference between the freezing point and the boiling point। किसकी बात हो रही है, सोल्यूशन की बात हो रही है ना, टू प्रोड्यूस अ सोल्यूशन। सो कहना है इसे क्वेश्चन में मेरे को ये दिया TB माइनस TF इज इक्वल टू 105 डिग्री सेल्सियस। TF माइनस TB नहीं हो सकता ना, TB हमेशा TF से ज़्यादा होगा, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, सोल्यूशन के बारे में डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें,
और क्या बोला है, सुक्रोज का मास पूछा है और 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। पहले अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं, TB माइनस TB नॉट इज इक्वल टू KBM होता है और TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू KFM होता है। अब ये नंबर 1 है, ये नंबर 2। मेरे को अगर TB माइनस TF का वैल्यू दिया हुआ है, TB माइनस TF कैसे आएगा, मैं अगर 1 + 2 कर दूं तो आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दूं तो TB माइनस TF आ रहा है ना, देखो यहाँ पे। तो TB माइनस TF का वैल्यू कितना हो गया 105 माइनस TB नॉट का वैल्यू कितना होता है 100 और ये तो कितना होता है 0, प्लस आ जाएगा ना, इन दोनों को ऐड करूंगा तो TB नॉट 100 आ गया और TF नॉट 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M इंटू KF प्लस KB। KF प्लस KB, KF और KB का वैल्यू ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2.41। ठीक है, कैलकुलेशंस देख लेना एक बार। सॉरी 2.41 नहीं है ना, 2.37 आ रहा है ना, हाँ 2.37 इंटू मोलैलिटी क्या होता है x/342 अपॉन वाटर ग्राम्स में दिया हुआ, उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाया है। आगे बढ़ते हैं। The molar freezing point depression constant of benzene is 4.9 Kelvin kilogram per mole. Selenium exists as a polymer of type SEY. अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा यूनिक टाइप का है। When 3.26 grams of selenium is dissolved in 226 grams of benzene, the observed freezing point is 0.112 degrees Celsius lower than the pure benzene. Deduce the value of Y if the atomic weight of selenium is 79 grams per mole. ठीक है, अभी क्या बोला जा रहा है इसके अंदर कि इसके अंदर ये बोला है कि सबसे पहले तो अपने को दिया हुआ है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब KF का वैल्यू गिवन है 4.9। उसके बाद बोला है सेलेनियम का पॉलीमर है SEY, तो हम बोल सकते हैं इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है, उसके मॉलिक्यूलर मास को मैं ये लिख सकता हूँ ना कि ये x × y हो जाएगा, या चलो इसको अभी के लिए m मान लो। फिर अपन क्या करेंगे कि एक के मॉलिक्यूलर मास, एक के एटॉमिक मास से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरे मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है सेलेनियम के, वो आ जाएगा। क्या दिया हुआ है 3.26 ग्राम्स ऑफ सेलेनियम, मतलब मोलैलिटी निकाल देंगे 226 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन मेरा सॉल्वेंट है। ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.112 डिग्री सेल्सियस लोअर, क्या मैं बोल सकता हूँ, मेरे को डायरेक्टली डेल्टा TF का वैल्यू दिया हुआ है 0.112 डिग्री सेल्सियस। नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर पॉजिटिव आना है फाइनली। 0.112 इज इक्वल टू 4.9 इंटू कितना मास दिया हुआ है सेलेनियम का 3.26 अपॉन m होल अपॉन 226/1000। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा अपन टाइम बचाएंगे, लेक्चर फटाफट पूरा करेंगे। कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे। आई थिंक इसका कैलकुलेशन करके कुछ 632 ग्राम्स के आसपास आंसर आता है। तो अगर मैं y निकालना चाहूँ तो कहना इसे वो हो जाएगा 632/79। ये बोल सकता हूँ ना कि इसका अगर एक एटम का मास 79 है, मतलब इसको इस तरीके से लिखो, एक एटम का मास अगर 79 है तो y एटम्स का मास कितना होगा 79 इंटू y इज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है, टोटल मॉलिक्यूलर मास 632। सो डिवाइड करो, देखो 8 से जाएगा ये सीधा, ठीक है, सही है, 8 आ जाएगा। होपफुली क्लियर है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन था थोड़ा। नेक्स्ट, two elements A and B form compounds having molecular formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 grams of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin. दो हैं मॉलिक्यूल्स मेरे पास AB2 AB4, ठीक है, यहाँ 20 ग्राम्स बेंजीन लिया है और AB2 का मास कितना है 1 ग्राम, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर करता है, मतलब डेल्टा TF का वैल्यू कितना है 2.3, और वेयर 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर सेट बाय 1.3 केल्विन। बेंजीन में सेम मास में डिसॉल्व किया है, ये तो सेम होगा, ये भी सेम है 1 ग्राम AB4, लेकिन इस बार जो डेल्टा TF का वैल्यू है दैट इज 1.3 केल्विन, यहाँ पे केल्विन लिख दो। इफ द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, मतलब KF का वैल्यू गिवन है, कॉमन है ये तो सबके लिए 5.1, सॉल्वेंट का होता है ये तो फिक्स है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ A and B। आई थिंक बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं क्या करना है, दो इक्वेशंस बनानी है, दो वेरिएबल्स में, और A और B निकाल देंगे। इक्वेशंस बना के मैं देता हूँ, तुम लोग निकाल देना। 2.3 इज इक्वल टू गिवन मास, सॉरी KF ले लो पहले तो 5.1 इंटू ऊपर गिवन मास आता है कितना दिया हुआ है 1, अपन मैं इसको मॉलिक्यूलर मास लिख सकता हूँ A+2B। A का मास A मान लो, B का मास B मान लो एटम का, तो मॉलिक्यूलर मास A+2B हो जाएगा अपॉन 20/1000। यहाँ से पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरे में क्या बोला है 1.3 इज इक्वल टू 5.1 इंटू 1 अपॉन A+4B, अगेन नीचे क्या आ जाएगा 20/1000।
2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएंगे तो उन कैलकुलेशंस को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल देना। आप लोग ये सारे कैलकुलेशंस को ट्राई करो, अगर आपको लगता है कि कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 cc ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल and 50 grams of water is found to be minus 34 degree Celsius. Assuming ideal behavior, calculate the density of ethylene glycol. बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, इसमें एक चीज ऐड हो जाएगी, बेसिकली डेंसिटी पूछा है ना, वॉल्यूम गिवन है मेरे को, तो अगर मेरे को मास मिल जाए तो काम हो जाएगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2OH CH2OH, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका 62 ग्राम्स। सो कहना है इसे कि अगर मेरे को डेंसिटी निकालना है, अगर मास मिल गया तो मास अपॉन वॉल्यूम से डेंसिटी निकल जाएगा। डेल्टा TF कितना हो जाएगा, 0 माइनस 34 इज इक्वल टू KF 1.86 इंटू क्या आ जाएगा ऊपर x मास निकालना है अपॉन 62 अपॉन 50/1000। ठीक है, इसको सॉल्व करके x निकल जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा x अपॉन 50 cc वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है, x किस में आ रहा है ग्राम में आएगा, और जो 50 है वो किस में है cc में, मतलब ml में, यूनिट भी क्या है ग्राम पर cc। तो इजी क्वेश्चन था, बस एक डेंसिटी वाली चीज ऐड हो गई थी। नेक्स्ट, calculate the amount of ice that will separate out on cooling containing 50 grams of ethylene glycol in 200 grams of water to minus 9.3 degree Celsius. This is the best question till now. इस पूरे लेक्चर में सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। कुछ और पूछा है इसके अंदर, इसमें बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस। अच्छा चलो उसको एक बार बोलते हैं अपन सोचते हैं कि अगर अपन फॉर्मूला लगाएं तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होगा, KF इंटू M। KF क्वेश्चन में नहीं गिवन है, वाटर है, इसलिए मैंने बोला था वैल्यू याद रखना, कभी कभी नहीं गिवन होता है। 1.86 डेल्टा TF है, KF है, मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मॉलिक्यूलर मास पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट सब कुछ गिवन है, मतलब अपन निकालेंगे क्या, ये पहला तो हिंट ये कि अगर सब गिवन है तो हम निकालेंगे क्या, तो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। अच्छा, जो अपन मास निकालते थे सॉल्वेंट का मोलैलिटी की टर्म्स में, तो वो क्या मास होता था, मतलब अगर मैं बोलूँ मोलैलिटी को डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे, तो तुम बोलोगे ना कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वहाँ से जो मैं मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ वाटर जो निकालता था, वो जो मास ऑफ वाटर था वो उतना अमाउंट था जिसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे, कितने सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, पहली चीज तो ये। लेकिन क्वेश्चन में वो नहीं पूछा है कि कितना डिसॉल्व होगा, उसने बोला है कितना अमाउंट ऑफ आइस बनेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा वो तो गया, तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा, टोटल वाटर का मास दिया हुआ है 200 ग्राम्स, अगर मैं अपने फॉर्मूला से मास ऑफ वाटर निकाल दूं इस फॉर्मूला से, तो वो जो मास ऑफ वाटर आएगा वो तो उतना मास आएगा जो कि डिसॉल्व करेगा। तो अमाउंट ऑफ आइस कूल करने पे सेपरेट कौन सा होगा, जो कि डिसॉल्व नहीं होगा, डिसॉल्व अनडिसॉल्व पार्ट कितना होगा 200 में से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं अपन अभी डेल्टा TF का वैल्यू कितना गिवन है, 0 माइनस 9.3 इज इक्वल टू KF का वैल्यू 1.86 इंटू मोलैलिटी 50 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 62 अपॉन x/1000 कर लो ताकि ग्राम्स में आ जाए सीधा, थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ मैं, x इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 1.86 इंटू 50 इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा 9.3 इंटू 62, ये गया, यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, कैंसिल आउट, 93 2 ज़ा 186, 2 से ये घटा 31। तो कहना है इसे 50 अपॉन, अगर इसको 30 मान लो फॉर एग्जांपल इंटू 100, ये आंसर आ रहा है, मतलब कितना आ गया ये अप्रोक्सीमेटली 167 ग्राम्स। सो कहना है इसे कि जो मेरा अमाउंट ऑफ आइस होगा वो होगा कितना, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर माइनस डिसॉल्व्ड पार्ट, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना गिवन है 200, और यहाँ से तुमने ये कितना निकाला है 5/3 1.67 होता है इन 200 167, कितना आ जाएगा 33 ग्राम्स। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है इसलिए वो चलेगा नहीं, तो उसको 50/31 ही लेके सॉल्व करना। वैसे ऑप्शंस अगर आते हैं तो 20 35 40 48 इस टाइप के दूर दूर होंगे, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, आंसर एग्जैक्ट 38.7 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये, सेम इसके जैसा एक और वापस आएगा। A 10 m solution of urea is cooled to minus 13.02 degree Celsius. What amount of urea will separate out if the mass of solution taken is 100 grams? अब अगेन इसका मोलैलिटी गिवन है, तो 10 is equal to KF का वैल्यू 1.86, ठीक है, सॉरी इसके अंदर मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी अगर गिवन है तो मोलैलिटी के हिसाब से अपने को क्या निकालना है, मास निकालना है। पहले तो डेल्टा TF का वैल्यू देखो गिवन है कितना, 0 माइनस 13.02, ठीक है, इज इक्वल टू KF कितना हो जाएगा 1.86। मेरे को कैसे पता, वाटर था, देखो ना इसके अंदर KF का वैल्यू गिवन है, वो किसके लिए, वाटर के लिए, इनटू यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ कि मोलैलिटी निकाल सकते हैं, यहाँ से मोलैलिटी निकाल दो,
मोलैलिटी का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 13.02 अपॉन 1.86, आई थिंक ये 7 से जाएगा शायद पूरा। मोलैलिटी कितना निकाल दिया तुमने 7, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 7 मोल पर केजी। अब तुम्हारे पास यहाँ से एक मोलैलिटी आ गया है, लेकिन तुमको जो मोलैलिटी गिवन है 10, उसका क्या यूज़ है? तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा TF इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हमने एक मोलैलिटी का वैल्यू निकाल दिया है तो अब उस वैल्यू का क्या यूज़ है? उसके अंदर क्या दिया, व्हाट अमाउंट ऑफ यूरिया विल सेपरेट आउट इफ द मास ऑफ सोल्यूशन टेकन इज 100 ग्राम्स। जो मोलैलिटी होगा 10 इज इक्वल टू, मोलैलिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोल्स ऑफ सल्यूट, ऊपर क्या आ जाएगा x ले लूँगा अपॉन 6, यूरिया का मास NH2CO NH2 होता है, यूरिया का मास कितना होता है 60 ग्राम्स अपॉन सोल्यूशन का मास कितना गिवन है 100, लेकिन नीचे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, तो मैं बोल सकता हूँ इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 100 माइनस x अपॉन क्या हो जाएगा 1000, x बाई 60 अपॉन 100 माइनस x अपॉन 1000। यहाँ से क्या कर लोगे तुम, x का वैल्यू निकाल दोगे, लेकिन वो जो x का वैल्यू आया है क्या वो 10 के हिसाब से आया है, तो उसको हम क्या करेंगे 7 में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर निकाल देंगे, तो वहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 11.25 ग्राम्स। एक बार ट्राई करना, अगर फिर भी डाउट रहता है तो बताना मेरे को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कैलकुलेशन का पार्ट तुम्हारे ऊपर छोड़ा है मैंने। नेक्स्ट, blood freezes at 272.44 Kelvin and a solution of 3 grams of urea in 250 grams of water freezes at 272.63 Kelvin. Calculate the osmotic pressure of blood at 300 Kelvin. जब भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए assume density of blood to be 1 gram per cc, या भले नहीं भी लिखा हुआ हो तब भी एक चीज़ ध्यान रखना कि हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लगाते हैं दे आर फॉर एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस मोलैलिटी एंड मोलैरिटी आर अप्रॉक्सीमेटली सेम, तो हम मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अलग अलग चीजें दी हुई है। सबसे पहले बोला है ब्लड फ्रीजेज एट 272.44 केल्विन, इसको भूल जाओ एक बार के लिए, हटाओ इसको। 3 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 250 ग्राम्स ऑफ वाटर फ्रीजेज एट 272.63 केल्विन। कहना है कि मेरे को जो डेल्टा TF निकालना पड़ेगा वो क्या होगा 272.63, है ना। ये तो किसका हो गया सोल्यूशन का, 273 माइनस 272.63 इज इक्वल टू KF का वैल्यू नहीं गिवन है, वो मैं निकाल देता हूँ, इनटू मोलैलिटी में निकाल सकता हूँ ना, 3/60 अपॉन 250/1000। स्टेप नंबर 1, दिस इज माय स्टेप नंबर 1। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा KF का वैल्यू आ जाएगा। अगेन कैलकुलेशंस आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ मैं। नंबर 2, अब मेरे को क्या बोला है, ब्लड फ्रीजेज एट 272.44 केल्विन। मैंने यूरिया का क्यों लिया, क्योंकि मेरे को जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है वो ब्लड का निकालना है, तो ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा जो कि मेरा लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा MRT लिख दूं मैं। M क्या है, मोलैलिटी। मोलैरिटी होता है वैसे तो फॉर्मूला में, लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन है तो मोलैलिटी और मोलैरिटी क्या होता है, बराबर ले रहे हैं। हमेशा बराबर ले सकते हो क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लगती है डाइल्यूट सोल्यूशंस में। तो यहाँ से मोलैलिटी चाहिए, कहने से मेरे पास एक रिलेशन और है डेल्टा TF। अब इसमें क्या है, ब्लड फ्रीजेज एट 272.44, अगेन कहना से माइनस 272.44 इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। KF तुमने यहाँ से निकाल दिया है, पर्टिकुलर जो सॉल्वेंट है वो उसका वैल्यू होता है KF, तो KF चाहे यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम रहेगा। वैसे तो इसको सॉल्व करके तो 1.86 के आसपास ही आएगा, वो उठा के यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, मोलैलिटी मिल जाएगा। यहाँ मोलैलिटी का वैल्यू डाल देंगे, यहाँ से मोलैलिटी का वैल्यू डाल दिया, इंटू R का वैल्यू कितना लेना है अपने को, आंसर ATM में अगर निकाल दें तो 0.0821, टेम्परेचर कितना है 300, यहाँ M का वैल्यू डाल देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, 2 सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज हैव ऑस्मोटिक प्रेशर 1.5 एंड 2.5 atm रेस्पेक्टिवली। पाई 1 का वैल्यू दिया हुआ 1.5 और पाई 2 का वैल्यू दिया हुआ 2.5। 1 लीटर ऑफ द फर्स्ट सोल्यूशन, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, V1 मान लो, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 2 liters, is mixed with 2 liters of the second solution. What is the osmotic pressure of the resultant solution? सेम जैसा अपन मोलैरिटी इक्वेशन लगाते थे, सेम यहाँ पे भी वैसे ही लगेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो फाइनल सोल्यूशन होगा पाई टोटल विल बी इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2। लेकिन अब एक चीज़ समझनी पड़ेगी मेरे को, यहाँ पे ये नहीं लग सकता क्योंकि मेरे को वॉल्यूम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है। क्या मैं पाई का फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ, पाई इज इक्वल टू N/V/RT। सो कहना है इसे पाई इंटू V इज इक्वल टू NRT। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो वी हैव टू अज्यूम दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। वैसे तो गिवन होता है बट अगर नहीं भी गिवन है तो चलेगा, मतलब अपने को अज्यूम करना है टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो कहना है इसे कि अब मेरे को एक्चुअली जो वैल्यू इक्वल करना है, क्योंकि वॉल्यूम वेरी कर रहा है तो वॉल्यूम को भी इंक्लूड करना है, तो पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 इज इक्वल टू पाई 3 मतलब टोटल इंटू टोटल वॉल्यूम कितना V1 प्लस V2। पाई 1 V1 कितना हो गया 1.5 इंटू 1
प्लस 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू पाई 3 इंटू कितना हो जाएगा 3, कितना आ गया ये 5 प्लस 1.5 मतलब 6.5 अपॉन 3 2.16 के आसपास आएगा, आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, 18 grams of glucose and 6 grams of urea are dissolved in 1 liter aqueous solution at 300 Kelvin. What is the osmotic pressure of the solution? इंडिविजुअल जो वैल्यूज दी है उनको हम अलग अलग ऐड कर सकते हैं, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा दैट वुड बी पाई ऑफ ग्लूकोज प्लस पाई ऑफ यूरिया। पाई ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर इंटू टी, इसका भी आर इंटू टी तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, और अंदर क्या आ जाएगा सी ग्लूकोज प्लस सी ऑफ यूरिया। 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन दिया हुआ, बस हो गया क्वेश्चन। 18/180 अपॉन 1 प्लस 6/60 अपॉन 1 इंटू आर का वैल्यू कितना लेंगे 0.082 इंटू 300, सॉल्व कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया एट 300 केल्विन? इजी क्वेश्चन है, मोलैरिटी सी का वैल्यू कितना गिवन है 1/10 m, बस हो गया क्वेश्चन। पाई क्या हो जाएगा, डेसीमोलर है, बस इसके लिए मैंने दिया था ये क्वेश्चन R 0.082 इंटू 300, आंसर बार में दिया है तो इसको 0.083 ले लेना, फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 480 m. व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 डिग्री सेल्सियस अंडर सिमिलर कंडीशंस? मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। पाई 1 इज इक्वल टू CrT1 और पाई 2 इज इक्वल टू CrT2। CR से CR कट गया, पाई 1 का वैल्यू कितना है 4 और पाई 2 निकालना है। T1 का वैल्यू कितना गिवन है 0 डिग्री, 0 मतलब 273 और नीचे 273 मतलब 546, कैंसिल आउट हो गया 2 से। पाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, डबल हो जाएगा 880 m। और दूसरे तरीके से भी अपन बोल सकते हैं कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी। अगर टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस से 273 किया मतलब डबल किया है केल्विन की टर्म्स में, अगेन बोल रहा हूँ केल्विन में लेना है टेम्परेचर हमेशा, तो अगर डबल किया है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 4 का आंसर क्या आ जाएगा 8। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 3% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक, याद है ना ये वर्ड, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। When 1% सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट? सो कहना ऐसे कि जो दोनों का पाई होगा वो हम इक्वल कर सकते हैं, इज इक्वल टू पाई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सो यहाँ पे 3% बोला है, 3% सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया 3 ग्राम्स इन 100 ml। ये तो अभी आप लोगों को आना चाहिए 1 ग्राम इन 100 ml, याद है ना, ये परसेंटेज W/V दिया हुआ होता है। मैंने बताया भी था कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कभी भी है तो परसेंटेज W/V दिया होगा, और अगर कोई भी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो परसेंटेज W/W दिया होगा। तो यहाँ से हो गया पाई ग्लूकोज क्या हो जाएगा C1 इंटू टेम्परेचर तो सेम है RT इक्वल टू C2 RT, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी इक्वल। इसका कितना हो गया 3 अपॉन ग्लूकोज 180 अपॉन 100/1000 इज इक्वल टू मास, मेरे को इसका निकालना है, वह सॉरी गिवन मास तो है ही मेरे पास, मेरे को मॉलिक्यूलर मास निकालना है 1 अपॉन x अपॉन कितना आ जाएगा 100/1000, कहना ऐसे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 ग्राम्स। आइसोटोनिक पे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। 300 cc of an aqueous solution containing 1.26 grams of a polymer contains 1.26 grams of a polymer. The osmotic pressure of such solution is this much. Calculate the molar mass of the polymer. Again straightforward है, सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं 10⁻³ is equal to C कितना हो जाएगा 1.26, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, अपॉन 300 cc मतलब 300/1000 इंटू R क्या लेना है, बार में है ना 0.083 और टेम्परेचर कितना दिया हुआ 300। तो मैंने बोला था 24.9 ले लेना, 25 लेके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। दिख रहा है कितना बड़ा आंसर आ रहा है। हम यही तो बोलते थे कि पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल जैसे हैवी मासेस के लिए ही ऑस्मोटिक प्रेशर का मेथड बेटर है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर एट 300 केल्विन। अगेन इजी क्वेश्चन, 5 ग्राम्स इन, बोला ना ऑस्मोटिक प्रेशर है तो हमेशा 5% W/V गिवन है, वो ये लिख सकते हैं अपन सीधा। तो कहना है ऐसे कि पाई इज इक्वल टू 5 अपॉन केन शुगर मतलब सुक्रोज 342 अपॉन 100/1000 इंटू 0.0821 इंटू 300। ये 24.6 आता है, इसको 24.5 लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, लास्ट वाले क्वेश्चन ईजी है कंपैरेटिवली। एट 300 केल्विन 36 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट पर लीटर इन इट सोल्यूशन। प्रेजेंट पर लीटर मतलब वॉल्यूम दिया हुआ सोल्यूशन का 1 लीटर, हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार
If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, then what would be its concentration? Can I say phi 1 is equal to C1 RT और phi 2 is equal to C2 RT? डिवाइड कर दे दोनों को, RT RT कैंसिल आउट, टेम्परेचर सेम है. phi 1 कितना दिया हुआ है 1.52 अपॉन phi 2 इज इक्वल टू इसका कितना हो गया 36 अपॉन 180 अपॉन 1 अपॉन C2 निकालना है मेरे को. C2 कॉन्सेंट्रेशन ही निकालना है ना, सीधा C2 निकाल देंगे, 1/5 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा. phi 2 गिवन है ना 1.52, सॉरी एक सेकेंड, ये 4.98 है, उल्टा लिख दिया. phi 1 तो 4.98 गिवन है, phi 2 1.52 गिवन है, सॉल्व कर लेना, C2 का वैल्यू आ जाएगा. नेक्स्ट, the solution was prepared by dissolving 6 grams of an organic compound in 100 grams of water. Calculate the osmotic pressure of this solution at 298 Kelvin when the boiling point of the solution is 100.2 डिग्री सेल्सियस. अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा कि जैसे कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना 100 ml ऑफ वाटर. तो अगर डाइल्यूट सोल्यूशंस है तो एक अजम्पशन अपन हमेशा कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट और सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, तो कहने से पहले तो अपने को ये लगाना पड़ेगा Kb इंटू यहाँ पे क्या ले लूँगा मैं m. m का वैल्यू क्या है, यहाँ से मोलर मास निकाल सकता हूँ ना मैं 6 अपॉन m 1000. Kb का वैल्यू गिवन है, डेल्टा Tb कितना हो जाएगा 0.2, Kb का वैल्यू 0.52 इंटू ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब क्या आ गया 60/m, 10 बचेगा यहाँ पे. यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास 60 इंटू 0.52 अपॉन 0.2, क्योंकि यही वैल्यू मेरे को ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला में भी काम आएगा. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आराम से हो जाएगा. सी मास ऑफ सोल्यूट कितना है, वो तो सेम रहेगा 6. यहाँ से तुमने फर्स्ट पार्ट में m निकाला वो ले लो, और नीचे इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं तो मोलैलिटी, ये देखो ये मोलैलिटी आया और ये देखो मोलैलिटी आया, तो एक दूसरा रास्ता और निकलता है. क्या करो तुम डायरेक्टली इस वैल्यू से मोलैलिटी का वैल्यू निकाल दो, डेल्टा Tb अपॉन Kb से मोलैलिटी निकाल दो, मोलैलिटी और मोलैलिटी यहाँ पे रख दो, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन होते ही है हमेशा. तो डाइल्यूट सोल्यूशंस में सोल्यूशन और सॉल्वेंट का वॉल्यूम अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं. बेटर ये रहेगा यहाँ से मोलैलिटी निकाल दो और मोलैलिटी की जगह रख दो. R का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.082, टेम्परेचर अगेन कितना दिया हुआ है 298 है इस बार. ठीक है, सो सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. At 283 Kelvin, the osmotic pressure of urea is 500 mm. The solution is diluted and the temperature is raised to 298 Kelvin when the osmotic pressure is found to be 105.3 mm. Determine the extent of dilution. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी. एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या, वॉल्यूम की टर्म्स में बात हो रही है, मतलब मेरे को वॉल्यूम का रेशियो निकालना है कि वॉल्यूम कितना टाइम्स हुआ है. सो पहले अपन ये लगा देते हैं phi 1 इज इक्वल टू CRT और डिवाइड में अपन डाल देते हैं, तो देख लो phi 1 ऐसे लिख दूँ मैं इसको N1 अपॉन V1 इंटू RT. टेम्परेचर चेंज हुआ है क्या, हाँ टेम्परेचर चेंज हुआ है, RT1 डिवाइड में phi 2 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2 इंटू RT2. phi 1 कितना दिया हुआ है 500 mm, phi 2 कितना गया है 105.3 इज इक्वल टू, मोल्स के बारे में कोई बात हुई है, नहीं हुई है, मतलब मोल्स क्या होंगे सेम, R से R कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया T1 V2. T1 कितना गिवन है 283 इंटू V2 अपॉन T2 इंटू V1. V1 निकालना है मेरे को, V1 अपॉन V2 इंटू T2 कितना गिवन है 298. सो कहना इसे V2 बाई V1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 298 इंटू 500 अपॉन 283 इंटू 105.3. अप्रॉक्सीमेटली ये अगर तुम 1 मानो और इसको 100 मानो तो तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू 5 आएगा. सो वी कैन से द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन इज 5 टाइम्स. वैसे भी क्या हुआ है, प्रेशर कम हुआ है ना, प्रेशर कम हुआ है, और तो इसका हम बोल सकते हैं ना कि वॉल्यूम क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा. वैसे भी टेम्परेचर भी बढ़ा है वैसे तो, लेकिन टेम्परेचर में चेंज बहुत माइन्यूट है, लेकिन प्रेशर में देखो 5 गुना ऑलमोस्ट चेंज हो गया. तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम क्या हो जाएगा 5 टाइम्स. तो यहाँ पे जाके जो अपना ये लेक्चर है ये खत्म होता है. आई होप क्लियर है ये. बिल्कुल इसको अच्छे से सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करना, मैंने इसीलिए बहुत सारी कैलकुलेशंस आप पे ही छोड़ी है. अब यहाँ पे जाके अपना जो सेकंड लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का वो खत्म होता है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फाइनल पार्ट है उस पर पूरा डिस्कशन करेंगे, इसी से रिलेटेड है और बहुत अच्छा पार्ट है. ठीक है.